इज कुशल फ्रॉम आइसर भोपाल और आज हम मॉड्यूल 4.3 सीखेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, ये आपके लिए एक नया टर्म है, तो इसे भी हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये कॉन्वोल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि इस कोर्स में काफ़ी मॉड्यूल्स में आएगा बार बार, और ये बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट इसे ठीक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं मॉड्यूल 4.3 ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जो हमारा पिछला मॉड्यूल था जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव है फोरियर किसी टाइम डोमेन सिग्नल का, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। यानी कि जो एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स ऑफ जी ओमेगा, और आप अगर एक्स ऑफ टी को टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिर्फ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद में हमने एक एग्जांपल देखा था एक सर्किट का, जिसमें हमने एक सिंपल आरसी सर्किट को लिया था, जहाँ पे ये है वी आई ऑफ टी, ये है V0 ऑफ टी आउटपुट, ये है कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने इसी डेरिवेटिव फार्मूला को यूज़ करके ये डिराइव किया था कि V0 ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी आई ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा आर सी प्लस 1। यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस एक्सप्रेशन का, हम इसे एच ऑफ जे ओमेगा हम लिख सकते हैं, और जो वी नॉट जो हमारा फंक्शन है इसे हम y ऑफ जे ओमेगा लिख सकते हैं, और वी आई को कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा हम लिख सकते हैं इन जनरल, क्योंकि ये वोल्टेज की जगह करंट या कुछ और भी हो सकता है। तो इन जनरल हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है y ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। यानी कि जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा आरसी सर्किट है यहाँ पे, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो सिस्टम रिस्पॉन्स है, उसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज अ मल्टीप्लिकेशन यूज करके लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा सिस्टम का जो आउटपुट है कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा, उसे हम इनपुट यानी कि कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा, और जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को यूज करके हम आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो सिस्टम का बिहेवियर है वो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज अ मल्टीप्लिकेशन अगर आता है, तो टाइम डोमेन में वो सिग्नल या वो सिस्टम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम आज के मॉड्यूल में डिराइव करेंगे। तो क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा है और मैं चाहता हूँ कि वो एक ही पेज में हो जाए, तो आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। तो आज हम अभी देखते हैं कि हमारा अगर जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर एज अ प्रोडक्ट अगर आ रहा है, तो टाइम डोमेन में वो किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जो हमारा आउटपुट है कैपिटल वाई, उसे हम इनपुट और जो सिस्टम रिस्पॉन्स है उसके प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारा इनपुट था कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा, और कैपिटल एच जो हमारा था वो सिस्टम रिस्पॉन्स था, तो हमने आउटपुट को कैपिटल एक्स और कैपिटल एच के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हमारा सिस्टम अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो वो निकालने के लिए ऑब्वियसली पहला स्टेप होगा कि हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन यूज़ करके y ऑफ t को
कैपिटल वाई के टर्म्स में हम लिखें, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि कैपिटल वाई जो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल एच का प्रोडक्ट है, हम उसे कैपिटल वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, जिससे हमें ये अगला स्टेप मिल जाए कि जो हमारा वाई ऑफ टी है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाए। अब क्योंकि हम फाइनली सब कुछ टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल एच को भी टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना होगा, और जैसा कि हम जानते हैं वो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें इंटीग्रेशन के अंदर में ऑब्वियसली टाइम वेरिएबल होता है t, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम वेरिएबल t मौजूद है, तो हमें इन दोनों फंक्शंस का, हम जब फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हमें दूसरा टाइम वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा के लिए टाउ टाइम वेरिएबल यूज़ करेंगे और कैपिटल एच के लिए हम टाउ प्राइम टाइम वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो हम जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई, जो कि पहले से ही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे अब एक इंटीग्रेशन की जगह 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्स का एक इंटीग्रेशन होगा और कैपिटल एच का भी एक इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम 3 इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स हैं वो हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो कैपिटल एक्स है उसकी जगह पे आ जाएगा एक्स ऑफ टाउ, क्योंकि हम एक्स के लिए टाउ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। फिर कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा की जगह आ जाएगा एच ऑफ टाउ प्राइम, क्योंकि हम एच के लिए टाउ प्राइम यूज़ कर रहे हैं, ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ प्राइम। फिर ई पावर जे ओमेगा टी, डी ओमेगा जो हमारा पहले से ही था उसके साथ में डी टाउ और डी टाउ प्राइम भी आ जाएगा। तो ये अब हमारा कंप्लीट टाइम डोमेन एक्सप्रेशन बन गया है। अब इसे हमें देखना है कि क्या हम इसे कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो ऑब्वियसली एक सिंप्लीफिकेशन तो इस तरीके का होगा कि जो x ऑफ टाउ है और h ऑफ टाउ प्राइम है, इसमें ओमेगा नहीं है, तो हम इन दो टर्म्स को ओमेगा इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। तो हम जब ऐसा करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 पाई। अब हम यहाँ पे दो इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हम अब टाउ और टाउ प्राइम का इंटीग्रेशन लिखेंगे और ओमेगा का इंटीग्रेशन हम अंदर अलग से लिखेंगे। तो अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है यहाँ पे वो होगा डी टाउ प्राइम एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टाउ प्राइम, और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये है इंटीग्रेशन ओवर डी ओमेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारे पास जो तीन फेजर टर्म्स हैं, ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ प्राइम और ई पावर जे ओमेगा टी, इन तीनों को हम कंबाइन करके हम एक ही फेजर टर्म में लिख सकते हैं, ई पावर जे ओमेगा टी माइनस टाउ माइनस टाउ प्राइम। यहाँ पे हमने इन तीनों फेजर्स को हमने कंबाइन करके एक सिंगल फेजर के माध्यम से लिख दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फेजर होता है ई पावर जे ओमेगा इंटू सम वेरिएबल, तो उसे हम अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ प्राइम। तो हम इस पूरे जो हमारा जो पूरा जो ओमेगा के ऊपर जो इंटीग्रेशन है उसको हम सिंपली इस टर्म के साथ में हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक इंटीग्रेशन कम हो गया है। और एक और चीज़ है कि जो हमारा ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई और ये 2 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी टाउ
d tau prime x of tau into h of tau prime into delta of t minus tau minus tau prime। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे जो टर्म है x ऑफ टाउ, इसमें टाउ प्राइम नहीं है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे टाउ प्राइम है और यहाँ पे भी टाउ प्राइम है। तो अब हम इन दो इंटीग्रेशंस को भी हम सेपरेट कर सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी टाउ एक्स ऑफ टाउ इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी d tau prime h of tau prime into delta of t minus tau minus tau prime। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो तभी नॉन ज़ीरो होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट ज़ीरो होता है, यानी कि जब हमारे डेल्टा फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ये जो टर्म है, जब ज़ीरो होगा तभी जाके हमारा डेल्टा फंक्शन नॉन ज़ीरो होगा। और इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पे हम किसी भी एक फंक्शन को डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट सिंपली होता है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ टाउ प्राइम व्हेन दिस आर्ग्यूमेंट इज ज़ीरो। यानी कि ये जो पूरा जो हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू सिंपली होगी h ऑफ t माइनस टाउ, क्योंकि जब हमारा टाउ प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस टाउ, तब जाके ये जो डेल्टा फंक्शन है ये नॉन ज़ीरो होगा और ये h की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाउ प्राइम पे पिकअप कर लेगा। यानी कि हमारा जो टोटल इंटीग्रेशन था y ऑफ t वो बन जाता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी d tau x of tau into h of t minus tau। ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रेशन है, इसे हम लिखते हैं x of t कन्वॉल्व विथ h of t और इसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। ये कॉन्वोल्यूशन जो फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया, ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्नल प्रोसेसिंग करने में बहुत काम आता है। इसके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हम आगे के मॉड्यूल्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिस्टम है वो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि द आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द सिस्टम्स रिस्पॉन्स, तो वो टाइम डोमेन में एज अ कॉन्वोल्यूशन हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन को हम इस इंटीग्रल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन। और इसका उल्टा भी सही होता है कि आप अगर टाइम डोमेन में अगर दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कॉन्वोल्यूशन के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। जो अगला मॉड्यूल है उसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। यानी कि पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि हम अगर एक टाइम डोमेन सिग्नल का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में j ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से हम अगर उस सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करेंगे तब जाके वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा लगेगा, ये हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। थैंक यू।